नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन की, हम बात करेंगे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की। और ये पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी कब वर्धन वंश कहलाई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। हालांकि ये क्लास 12 बजे होती थी, लेकिन अब 12 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लास आपकी शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी आज, ठीक है। हालांकि 4 जून से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर इतिहास हमारा चल रहा है और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जब क्लास नोट्स पढ़ें तो आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ना लगे कि भाई हमने तो क्लास में बहुत कम पढ़ा है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चल लेंगे। चलिए, मैं आशा करूँगा कि आप सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग रहेगा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम लोग इसे सबसे पहले लिखेंगे थानेश्वर का, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर ले रहे हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। अब इसी को अगर मैं बात करूं तो इसी को वर्धन वंश भी कहा गया। क्या कहा गया? वर्धन वंश भी कहा गया। क्यों ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर कि वर्धन वंश क्यों कहा गया है? पुष्यभूति डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुष्यभूति, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। ठीक है जी, आप लोग थानेश्वर ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से? वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानेंगे। देखिए, हुआ क्या था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, इसका संस्थापक कौन था। तो इसका एक संस्थापक हुआ करता था, जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति ने अपने नाम से ही अपने एक वंश की स्थापना की थी थानेश्वर में। अब बात ये आती है कि सर जो पुष्यभूति है, कि सर जो पुष्यभूति है, इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो थानेश्वर वंश की स्थापना कर दी थी या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी? आप कहेंगे सर पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश खत्म हो चुका है, मैंने कंप्लीट करा दिया है। अच्छा, चलिए, अब एक डाउट वाला क्वेश्चन ये आता है कि सर जो पुष्यभूति था ये किसका सामंत था, ये किसका सामंत हुआ करता था? तो आप कहेंगे सर फिडुअल किसका था। फिडुअल बात कर लें या सामंत बात कर लें, सामंत को इंग्लिश में भी सामंत लिखते हैं, कि कहीं तो लिखा ये गुप्तों का सामंत था, कि गुप्त शासकों का सामंत था। और जब गुप्त वंश में हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, तब पुष्यभूति ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहला फैक्ट बनता है कि जब स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ, तब पुष्यभूति ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भैया जो पुष्यभूति था ये अवंती वर्मन का, जो मोखरी वंश का शासक था, जिसका शासन कन्नौज में था, कि कन्नौज के शासक अवंती वर्मन का सामंत हुआ करता था पुष्यभूति। अब दोनों में बड़ा मतभेद है। एक इतिहासकार ने कहा है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ, तब पुष्यभूति ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। क्या कर दिया था जी? स्वतंत्र कर दिया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
चलिए, तो मैं फैक्ट यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, कभी आप मुझे गलत साबित कर दो, क्योंकि आप लोगों ने गुप्तों का भी पढ़ रखा होगा, कुछ ने भैया मोखरी शासक अवंती का भी पढ़ रखा होगा कि अवंती वर्मन का सामंत, सामंत का मतलब होता है सरदार, जैसे कि मैं राजा हूं और मेरे अधीन छोटे छोटे प्रांतों में सरदार शासन कर रहे हैं, वो सामंत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आप कहेंगे सर ये बताएं कि इस थानेश्वर वंश, थानेश्वर में जो पुष्यभूति वंश था, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था? आप कहेंगे सर फाउंडर था पुष्यभूति। कौन था जी भैया? पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने ही अपने नाम से, पुष्यभूति इसने अपने नाम से ही क्या कर दिया था? अपने नाम से ही वंश की स्थापना कर दी थी। इसे पुष्यभूति कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? पुष्यभूति कहते हैं। कि भैया जो पुष्यभूति था, इसकी जाति क्या थी? इसकी जाति क्या थी? जाति पूछ ले, कास्ट पूछ ले कि भैया इसकी कास्ट क्या थी, तो ये वैश्य जाति का था। कौन सी जाति का था? ये वैश्य जाति का था। आप कहेंगे सर ये वैश्य जाति का था। कौन सी जाति का था? ये वैश्य जाति का था। ठीक है, वैश्य जो व्यापार वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? जो व्यापार करते हैं। ये लोग क्या होते हैं भैया? वैश्य व्यापारी होते हैं। कौन होते हैं जी? व्यापारी, ट्रेडमैन होते हैं। ठीक है जी, कौन होते हैं? ट्रेडमैन होते हैं। ठीक है, व्यापारी ट्रेडमैन होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भैया अब ये हमने पढ़ लिया कि भैया अधिकतर जो व्यापारी होंगे वो वैश्य जाति से ही होंगे। अब ये सारी चीजें हमारी आ गई। अब बात आती है कि भैया पुष्यभूति सामंत किसका था? अगर बात होगी सर सामंत किसका था, सामंत को माय डियर सामंत ही लिख लेना। सामंत को आप सामंत ही लिख लेना। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि मैं तो इसे गुप्तों का ही लिखूंगा। रीजन क्या है? रीजन मैं बता देता हूं क्यों मैंने यहां पर गुप्तों का लिखा हुआ है। रीजन यह है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय, तब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन याद रखना, लेकिन यहां पर आप लोगों को याद रखना कि कुछ इतिहासकारों ने इसे किसका सामंत बताया है? इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन, कि भैया जो हिस्टोरियन हैं, आप कहेंगे कुछ हिस्टोरियंस ने इसे भैया किसका, कि भैया पुष्यभूति को किसका सामंत बताया है? पुष्यभूति को किसका? पुष्यभूति को अवंती वर्मन का, अवंती, आप कहेंगे भैया अवंती वर्मन, अवंती वर्मन का सामंत बताया है। किसका? अवंती वर्मन का सामंत बताया है। अब आप कहोगे सर अब ये बताओ सर क्या दोनों आ सकते हैं ऑप्शन में? नहीं, दोनों कभी नहीं आएंगे। मैक्सिमम आपका ये आता है कि भैया पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति किसका सामंत था, किसका सरदार था? आप कहेंगे भैया गुप्तों का, कि गुप्तों के बाद ही ये भैया वंश बना है। यहां पर हम लोग बात करेंगे क्यों मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, इसका रीजन मैं बताता हूं कि भैया यहां पर ये ज्यादा वेरीफाइड क्यों माना गया है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि हूणों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था जी? आप कहेंगे सर हूणों का आक्रमण हुआ, और जब हूणों का आक्रमण हुआ तो हर्षवर्धन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आप कहेंगे सर हूणों के आक्रमण के बाद, हूणों के आक्रमण के बाद पुष्यभूति ने स्वयं को आजाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? आजाद, या यहां पर लिख लो, ओहो, क्या घोषित कर दिया जी? आजाद घोषित कर दिया। आप लोग यहां पर लिखना कि पुष्यभूति ने स्वयं को
आजाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया भैया? आजाद घोषित कर दिया। कि मतलब उसने घोषणा कर दी कि मैं अब किसी राजा के अधीन शासन नहीं करूंगा, मैं अब स्वतंत्र राजा हूं, घोषित किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्टेड चीजें भी हैं। ठीक है, डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द हुन्स। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर पुष्यभूति ने स्वयं को किसका सामंत बताया था? तो अवंती वर्मन का। और अवंती वर्मन कहाँ के राजा थे? ये किंग कहाँ के थे? अवंती वर्मन राजा या किंग कहाँ के थे? तो आप कहेंगे सर मोखरी के। कहाँ के? मोखरी के। मोखरी भैया जो कन्नौज में शासन करता था, मोखरी वंश के शासक थे। ये मोखरी वंश के शासक थे। किसके शासक थे ये? तो आप कहेंगे सर ये मोखरी डायनेस्टी के थे। किसके? मोखरी डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे। क्लियर है? लेकिन ये ना के बराबर पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है ये, तो यहां पर हम लोगों ने ये याद कर लेना है। अब बात करेंगे पुष्यभूति के बाद इस वंश में 3 राजा और हुए। 3 राजा और हुए। हम लोग बात करेंगे कौन कौन? तो भैया पुष्यभूति के बाद नरवर्धन, नरवर्धन से ही ये वर्धन में कन्वर्ट होता चला गया, फिर आदित्य वर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के भी 3 बच्चे हुए, एक था राज्यवर्धन, एक थे राज्यश्री और एक था हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग बात कर लिए, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे भैया इस वंश में 3 और राजा हुए। ठीक है, कौन कौन से राजा हुए? देखिए पुष्यभूति के बाद, यहां पर अगर मैं बात करूं कि पुष्यभूति के बाद, पुष्यभूति वंश में, पुष्यभूति वंश में, तो आप कहेंगे भैया इन द पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी कि भैया इसमें जो 3 राजा और हुए पुष्यभूति के बाद, 3 शासक और हुए, तो कौन कौन से थे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि पुष्यभूति के बाद 3 राजा थे। एक थे नरवर्धन। कौन थे भैया? नरवर्धन। आप कहेंगे कौन थे भैया? नरवर्धन। ठीक है जी, कौन थे? नरवर्धन। एक थे आदित्यवर्धन। कौन थे भैया? आदित्यवर्धन। आप कहेंगे सर कौन थे? आदित्यवर्धन थे। ठीक है जी, आदित्यवर्धन। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिखेंगे आदित्यवर्धन। अब आता है प्रभाकर वर्धन। कौन आते हैं जी? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे भैया प्रभाकर वर्धन। ठीक है जी, ये हमने लिख लिए। अब हुआ क्या कि प्रभाकर वर्धन के यहां पर 3 बच्चे हुए। इसके 3 बच्चे थे। कितने बच्चे? 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन हो गए? 3। अब इन 3 बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 3 बच्चों में एक तो था राज्यवर्धन। कौन था जी? राज्यवर्धन। कौन? राज्यवर्धन। एक थी बेटा इसकी बेटी राज्यश्री। कौन थी? राज्यश्री। कौन भैया? राज्यश्री। और तीसरे नंबर पे था हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे हम बोलेंगे राज्यवर्धन। क्या बोलेंगे जी? इसे हम बोलेंगे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। बच्चे नाम तो आप लोग इंग्लिश में लिख ही सकते हैं, लेकिन आप भैया वो भी मुझसे ही लिखवाते हैं। चलिए, राज्यश्री। और एक है भैया हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है जी, चलिए अब बात होगी भैया कि ये बताइए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सामंत का मतलब होता था कि किसी राजा के अधीन जो सरदार छोटे छोटी जगहों पर शासन करते थे वो सामंत कहलाते थे। ठीक है, अब बात ये हो गई कि भैया यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली हैं।
यहां पर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब ये बताइए कि भैया ये राज्यवर्धन है, राज्यश्री या हर्षवर्धन है। अब क्या होता है, राज्यश्री का विवाह किसके साथ किया गया? जो राज्यश्री है, पुत्री राज्यश्री कह लें, या राज्यश्री का विवाह किसके साथ कर दिया? राज्यश्री का विवाह किसके साथ किया जाता है? आप कहेंगे राज्यश्री का विवाह, तो यहां पर आप कहेंगे राज्यश्रीज मैरिज किसके साथ हो जाती है? कौन बच्चा बताएगा? मैरिज ऑफ राज्यश्री। तो आप कहेंगे कि राज्यश्री का विवाह मोखरी शासक, मोखरी, और मैंने अभी बताया था कि मोखरी शासक, मोखरी का शासन कहां पर था? कन्नौज में। मोखरी शासक अवंती वर्मन का बेटा हुआ करता था, जिसका नाम था भैया गृहवर्मा। मोखरी शासक गृहवर्मा के साथ, गृहवर्मा या गृहवर्मन के साथ हो जाती है। ठीक है जी। तो आप कहेंगे मैरिज ऑफ, आप कह सकते हैं ना जी कि भैया किसकी मैरिज होती है? तो आप कहेंगे मैरिज ऑफ राज्यश्री, मैरिज ऑफ राज्यश्री, कि भैया राज्यश्री का विवाह किसके साथ हो जाता? राज्यश्री विद मोखरी रूलर गृहवर्मा। आप कहेंगे भैया मोखरी, ऐसे करके लिख लेना, मोखरी रूलर गृहवर्मा, गृहवर्मा। ठीक है कि भैया जो राज्यश्री थी इसका विवाह किसके साथ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया मोखरी वंश के शासक थे अवंती वर्मन के बेटे, जिनका नाम था गृहवर्मा। अब क्या होता है, गृहवर्मा की शादी हो जाती है किसके साथ? राज्यश्री के साथ। अब राज्यश्री कौन है? राज्यश्री है भैया पुष्यभूति वंश की राजकुमारी, और पुष्यभूति वंश के राजा थे प्रभाकर वर्धन, जिनकी बेटी थी राज्यश्री। कौन? राज्यश्री। चलिए यहां पर बिल्कुल अभिषेक कुमार, बिल्कुल माय डियर, चलिए यहां पर मैं आपको बात कर लेता हूं, एक बार फिर से समझाता हूं कि पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति के बाद 3 राजा बने। एक नरवर्धन, सबसे पहले पुष्यभूति, फिर नरवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए, एक राज्यवर्धन, एक राज्यश्री और एक हर्षवर्धन। ठीक है जी। अब बात आ गई कि जो राज्यश्री बेटी थी उसका विवाह मोखरी शासक गृहवर्मा के साथ कर दिया। गृहवर्मा के पिता कौन थे? मोखरी के राजा, जिनका नाम अवंती था। ठीक है, क्या था? अवंती। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस कारण मोखरी वंश से उन्होंने संबंध स्थापित किए थे ताकि वो राजा बन पाए। ठीक है जी। चलिए अब क्या होता है कि भैया गृहवर्मा की हत्या होगी। ये जो गृहवर्मा हैं इनकी हत्या हो जाएगी। कि गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे सर शशांक और देवगुप्त ने मिलकर मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को किडनैप करने का प्रयास किया। लेकिन राज्यश्री वहां से भाग निकली और वो जंगलों में चली जाती है। अब ये जानकारी पता चली राज्यवर्धन को कि मेरे जीजा की हत्या हो गई। राज्यवर्धन को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसके जीजा गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त और शशांक ने कर दी है, तो राज्यवर्धन ने अपनी सेना लेकर देवगुप्त के ऊपर हमला कर दिया, जो कि गौड़ वंश के शासक शशांक का मित्र था। गौड़ वंश यानी कि जो पश्चिम बंगाल में शासन करता था वो था शशांक, और शशांक का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था देवगुप्त। तो भैया राज्यवर्धन ने देवगुप्त के ऊपर हमला कर दिया और देवगुप्त की हत्या कर दी। अब जब देवगुप्त की हत्या हो गई तो देवगुप्त का जो मित्र है शशांक, क्या वो शांत बैठेगा? जब उसका दोस्त मारा गया तो क्या वो शांत बैठेगा? नहीं। तो देवगुप्त की हत्या का बदला लिया शशांक ने। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन मारा गया अब हर्षवर्धन आएगा। हर्षवर्धन को जानकारी मिली कि उसके भाई की हत्या हो गई।
उसके भाई की हत्या हो गई, तो हर्षवर्धन ने शशांक पर हमला कर दिया और शशांक की हत्या कर दी। अब ये एक दूसरे की हत्या करते जा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करते जा रहे हैं। तो शशांक की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। बोधि वृक्ष मतलब जो पीपल का वृक्ष था, जिसमें बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को कटवाने वाला गौड़ शासक शशांक था। कौन था जी? शशांक था। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, बात आएगी भैया शशांक एवं देवगुप्त ने। किसने? देवगुप्त ने। देवगुप्त ने मोखरी शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी भैया? गृहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या हो गई भैया? गृहवर्मा की हत्या कर दी। हत्या की। चलिए क्या कर दी भैया? हत्या की। तो आप कहेंगे शशांक ऐसे करके लिखना भैया, शशांक। आप लिखेंगे भैया शशांक एंड देवगुप्त। मर्डर्ड टू मोखरी रूलर गृहवर्मा। कि भैया गृहवर्मा की हत्या हो जाती है। अब होगा क्या? गृहवर्मा की हत्या का बदला लिया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया रिवेंज लिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकता है मर्डर ऑफ गृहवर्मा किसने? तो बाय शशांक एंड देवगुप्ता। ये हमने पढ़ा। अब भैया क्या होगा? राज्यवर्धन ने। किसने? राज्यवर्धन ने क्या किया है? राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन ने भैया किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी भैया? तो आप कहेंगे यहां पर ध्यान रखना, देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? तो आप कहेंगे देवगुप्त की। ठीक है जी। तो आप कहेंगे राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या की? देवगुप्त की हत्या की। देवगुप्त की हत्या की। चलिए तो आप कहेंगे राज्यवर्धन मर्डर टू देवगुप्ता। ठीक है जी। राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन मर्डर्ड देवगुप्त। ठीक है जी। तो आप लोग लिखेंगे राज्यवर्धन मर्डर्ड देवगुप्ता। जब देवगुप्त की हत्या हो जाएगी तो क्या उसका दोस्त शशांक शांत बैठेगा? नहीं। अब यहां पर क्या हुआ? शशांक ने किसकी हत्या की? शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। क्या कर दिया? हत्या की। राज्यवर्धन की हत्या कर दी। चलिए अब ये हत्या का सिलसिला जारी है। अभी एक हत्या और होगी। यहां पर हत्या हो गई। किसने किसको मारा? तो मैं पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि भैया गृहवर्मा की हत्या कर दी थी शशांक और देवगुप्त ने। तो देवगुप्त की हत्या करके अपने जीजा का बदला लिया राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन की हत्या कर अपने दोस्त देवगुप्त की हत्या का बदला लिया शशांक ने। और शशांक की हत्या कर हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला ले लिया। रिवेंज पे रिवेंज यहां पर चलते रहेंगे।
ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। अब क्या होता है, हर्षवर्धन क्या करेगा, हर्षवर्धन की एंट्री होगी यहां पर। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भैया, शशांक। हर्षवर्धन मर्डर्ड शशांक, ठीक है, शशांक की हत्या कर दी। किसकी, शशांक की हत्या कर दी, हत्या की। चलिए, अब यहां पर हत्याएं होती रही हैं, हत्याएं चल रही हैं। ये शशांक कौन है, अगर ये आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये शशांक जो था गौड़ शासक था, गौड़ शासक, ठीक है जी, गौड़ वंश का शासक था, जिसे गौड़ शासक कहते थे। आप कहेंगे सर ये गौड़ शासक था, ठीक है जी, कौन था, ये गौड़ शासक था। तो गौड़ शासक बोलते हैं, GAUD, गौड़ शासक, ठीक है जी, गौड़ रूलर। आप कहेंगे कौन था, गौड़ रूलर। और ये वही शशांक है जिसने जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था, जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। याद होगा आप लोगों को बोधि, आप कहेंगे सर बोधि वृक्ष इसने कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था। बोधि वृक्ष जो पीपल का था, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वृक्ष कटवाया, कटवाया कि भैया किसने कटवाया था, तो आप कहेंगे सर शशांक ने कटवाया था। गौड़ वंश का शासन कहां पर था, तो ये पश्चिम बंगाल में इनका शासन था। कहां पर, पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश का शासन हुआ करता था। आप कहेंगे सर वेस्ट बंगाल। आप क्या कहेंगे सर, वेस्ट बंगाल में किसका शासन था, तो वेस्ट बंगाल में किसका शासन था भैया, वेस्ट बंगाल में किसका शासन था, गौड़ शासक शशांक का शासन था। अब बात आती है हर्षवर्धन की, कि हर्षवर्धन आ जाएगा और हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं शशांक के बारे में या हर्षवर्धन। आपका हेडिंग है हर्षवर्धन, कौन सा हेडिंग है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हम लोग पढ़ेंगे कि भैया बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन, ठीक है जी, हर्षवर्धन ये गद्दी पर कब बैठा, हर्षवर्धन ने शासन कब से कब तक किया है, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कब बैठा, जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई, जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई। चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, अनूप जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, बिल्कुल देखिए ये तो लड़ मर के मर गए है ना, एक दूसरे की हत्या कर करके राजा बन गए, लेकिन इनके हमारी परीक्षा से क्या संबंध है। आप लोगों के मन में आता होगा कि भैया ये बता दो कि ये तो लड़ते थे मरते थे, इनसे हमें क्या लेना देना, हमारी जॉब में इनका क्या मतलब है। कहीं सरहद पे थोड़ी पूछेगा शत्रु के बताओ राज्यवर्धन का पिता कौन था, क्या पूछेगा सरहद पे, नहीं। तो फिर ये क्यों हम पढ़ते हैं, क्या कारण है, तो कारण ये है कि भैया आपके माइंड को देखा जाता है कि कौन कौन शार्प माइंड है, कौन कौन जल्दी समझ सकते हैं, तो आपको क्रीम के रूप में निकाला जाता है, आपको पूरी भीड़ में से क्रीम बनाकर निकाला जाता है। तब आप लोग देश की सरहद पर जाते हैं। कहां जाते हैं, सरहद पर जाते हैं कि भैया सरहद पर जाएंगे। और सरहद आप लोग जानते ही हैं, मैं कई बार मैंने बोला भी है और मैं सुनाता भी रहता हूं कि सरहद की सुरक्षा करना हर किसी के नसीब में नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो सरहद की रक्षा पर जाते हैं, और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो आप लोगों के माँ बाप ने आपको ये मौका दिया है। आप उन लोगों को भी देखिए जो छोटी सी उम्र में कमाने लग जाते हैं, अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ने भेजा जा रहा है, आपको कोर्स खरीद के दिए जा रहे हैं, आपका हर खर्च आपके माँ बाप उठा रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिला है, तो इस मौके को जाने मत दो, इस मौके को कहीं भी मत जाने दो, इस मौके को समझाओ, इस मौके को समझाओ, ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर ये गद्दी पर कितनी उम्र में बैठा था। गद्दी पर
ये राज सिंहासन पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? तो आप कहेंगे सर गद्दी मतलब थ्रोन, कि थानेश्वर की गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर ये थानेश्वर की गद्दी पर, थानेश्वर की गद्दी पर, गद्दी पर कब बैठा था? आप कहेंगे थ्रोन ऑफ थानेश्वर, आप कहेंगे सर थ्रोन ऑफ थानेश्वर, थानेश्वर। कितने वर्ष की आयु में बैठा था हर्षवर्धन? तो मात्र 16 वर्ष का था। जब ये गद्दी पर बैठा था तो मात्र ये 16 वर्ष का था। कितने साल का गद्दी पर बैठ गया था? 16 साल का गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, अब एक चीनी इतिहासकार है हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था तो हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा, कि हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया। क्या कहा गया? शिलादित्य। आप कहेंगे सर शिलादित्य किसने कहा है? शिलादित्य। आप कहेंगे सर शिलादित्य, कि भैया हर्षवर्धन को शिलादित्य किसके द्वारा कहा गया था? कौन बच्चा बताएगा? तो आप कहेंगे भैया हुएनसांग कोल्ड शिलादित्य, यानी कि ऐसे करके लिखो शिलादित्य हुएनसांग द्वारा कहा गया, या हुएनसांग ने हर्षवर्धन को, ऐसे लिखना हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। क्या कहा भैया? शिलादित्य कहा। ये आप लोग लिखेंगे शिलादित्य कहा। ठीक है जी, क्या कहा? शिलादित्य। तो आप कहेंगे सर हुएनसांग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर हुएनसांग ने किसको शिलादित्य कहा था? हुएनसांग। आप कहेंगे सर हुएनसांग। ठीक है जी, TSANG, सांग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कॉल्ड हर्षवर्धन शिलादित्य। ठीक है जी, क्या कहा था? शिलादित्य। तो आप कहेंगे भैया शिलादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है और ये पूछी जाती है कि किसके द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया था। तो आप कहेंगे चीनी इतिहासकार था हुएनसांग, जिसने कहा था कि हर्षवर्धन ही शिलादित्य है, हर्षवर्धन ही शिलादित्य है। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? हर्षवर्धन की उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां धारण करता है हर्षवर्धन? आप कहेंगे टाइटल्स ऑफ हर्षवर्धन। आप कहेंगे भैया टाइटल्स ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है जी, हर्षवर्धन। तो ये चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है। हर्षवर्धना भी लिखा जाता है इंग्लिश में। आप कहेंगे भैया यहां पर जो सबसे पहले है कि हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। कौन सी? परम भट्टारक। आप कहेंगे सर परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने अपने आप को परम भट्टारक कहा। क्या कहा भैया? आप बताना सर। परम भट्टारक। ठीक है जी, भट्टारक। कि परम भट्टारक किसने कहा था? हर्षवर्धन ने। दूसरा कि हर्षवर्धन ने अपने आप को और क्या कहा? महाराजाधिराज कहा। क्या कहा जी? महाराजाधिराज कहा, महाराजाधिराज कहा। तो आप कहेंगे महाराजाधिराज किसने उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन ने। तो यहां पर इसको भी महाराजाधिराज लिख लीजिए, महाराजाधिराज। ठीक है जी, चलिए ये लिख लिया। तीसरी उपाधि की चर्चा करते हैं कि तीसरी कौन सी उपाधि धारण की थी? चक्रवर्ती की। किसकी भैया? चक्रवर्ती। कि चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। चक्रवर्ती। आप कहेंगे सर कौन सी? कि भैया चक्रवर्ती। कि चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। चलिए चौथी उपाधि की बात करते हैं
कि सर एक उपाधि इसने और धारण की थी परमेश्वर की। कौन सी भैया? परमेश्वर। आप कहेंगे सर परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? आप कहेंगे परमेश्वर। ठीक है जी, परमेश्वर। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? हुएनसांग ने। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर की उपाधियां किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। चलिए अब बात करते हैं सर, ये बताइए हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हालांकि कन्नौज पर ही क्यों अधिकार किया था हर्षवर्धन ने? क्योंकि कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन के जीजा का था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्नौज पर मोखरी वंश का शासन था। और मोखरी वंश के शासन कौन थे? तो आप कहेंगे मोखरी वंश के शासक थे अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन का बेटा था गृहवर्मा। गृहवर्मा के साथ शादी होती है राज्यश्री की, जो कि प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। देवगुप्त की हत्या कर दी थी राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी शशांक ने। शशांक की हत्या कर हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज को जीत लिया। तो कन्नौज पर जब अधिकार हुआ तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर राजधानी बना लिया। पूछा जाता है थानेश्वर की राजधानी, पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को किसने स्थानांतरित किया था वर्धन वंश में? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन ने। किसने भैया? हर्षवर्धन ने। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? आज 12 बजे प्रैक्टिस है मेरे लाडलो, 12 बजे, ठीक है। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अपनी राजधानी, कैपिटल, राजधानी। तो आप कहेंगे सर इसने अपनी राजधानी, कैपिटल लिख दूं केवल, समझ जाएंगे, कैपिटल से ही समझ जाएंगे ना कि मैं राजधानी की बात कर रहा हूं। कैपिटल किसको बनाया था? तो कन्नौज को। किसको बनाया था जी? कन्नौज को। कन्नौज को राजधानी बना लिया था। लेकिन इनकी पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? पहले थी थानेश्वर। क्या थी जी? थानेश्वर पहले राजधानी हुआ करती थी, थानेश्वर। थानेश्वर से कहां स्थानांतरित कर दी गई? कन्नौज। किसको बना लिया भैया? आप कहेंगे सर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसको? तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कि कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने किसके कहने पर बनाया था? अपनी बहन राजश्री के कहने पर। प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट होगा, 4 तारीख से, 4 जून से, ठीक है। 4 जून से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि सर इसके हर्षवर्धन के शासन काल में प्रमुख 5 राजवंश हुए हैं। प्रमुख कितने राजवंश हुए? 5 राजवंश हुए हैं। चलिए आप कहेंगे सर नॉर्थ, अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया के 5 राज्यों की, जैसे पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, ठीक है। अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 4 जून से होने वाले हैं भैया प्रैक्टिस सेट, तो 4 जून से, कल से, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ जाना आप लोग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 5 राज्य थे, 5 राज्य जो कि उत्तर भारत के शक्तिशाली माने गए। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, नॉर्थ इंडिया। आप कहेंगे सर नॉर्थ इंडिया। चलिए किसकी बात होगी जी? नॉर्थ इंडिया की बात होगी। नॉर्थ इंडिया, आप कहेंगे सर नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन ने 5 राज्यों पर, 5 स्टेट पर अपना शासन किया। कौन कौन से थे जी 5 प्रांत? एक था पंजाब, एक कौन सा था? पंजाब। इंग्लिश में लिख लेंगे पंजाब या लिखूं पंजाब?
लिख ही लेंगे पंजाब, तो ठीक है, PUNJAB, ठीक है, पंजाब। आगे बात करते हैं, दूसरा था कन्नौज। कौन सा था जी? कन्नौज। ठीक है जी, क्या था? कन्नौज। यहां पर आप कहेंगे कन्नौज। तीसरा भैया गौड़। गौड़ जो पश्चिम बंगाल है, गौड़, गौड़ भैया, गौड़ जो था पंजाब बंगाल को कहते थे। गौड़ किसे कहते थे? बंगाल को। गौड़ किसे कहते थे? बंगाल को। और चौथा प्रांत था मिथिला। कौन सा? मिथिला। और मिथिला किसे कहते थे? बिहार वाला क्षेत्र। मिथिला कौन सा? बिहार वाला क्षेत्र। और पांचवा कौन सा था? पांचवा कौन सा था? पांचवे की अगर मैं बात करूं, मिथिला हो जाएगा। पांचवा था उड़ीसा। कौन सा था जी? उड़ीसा वाला क्षेत्र। यहां पर किसका शासन था? तो यहां पर जो शासन कर रहा था, शासन या यहां पर रूल कौन कर रहा था? यहां पर रूल कर रहा था हर्षवर्धन। कौन कर रहा था? हर्षवर्धन यहां पर शासन कर रहा था। कौन? हर्षवर्धन यहां पर शासन कर रहा था। अब हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने भैया क्या किया? हर्षवर्धन की एक बेटी थी और अपनी बेटी का विवाह हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन से कर दिया। ध्रुवसेन सेकंड से कर दिया। किससे? ध्रुवसेन सेकंड से कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे भैया ध्रुवसेन सेकंड से किसने किया था अपनी बेटी का विवाह? तो आप कहेंगे ध्रुवसेन द्वितीय या ध्रुव द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चलिए, यहां पर मैं बात करूंगा बेटा, यहां पर मैं बात करूंगा कि हर्षवर्धन की एक बेटी थी, हर्षवर्धन की पुत्री थी। पुत्री, डॉटर की शादी किसके साथ कर दी जाती है? आप कहेंगे डॉटर, DAUGHTER, डॉटर की शादी, की शादी हर्षवर्धन ने किसके साथ कर दी थी? मैरिज। आप कहेंगे सर मैरिज किसके साथ कर दी थी? तो जल्दी से बताइए कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी थी? तो आप बताना वल्लभी शासक। वल्लभी शासक। कौन थे जी वल्लभी शासक? वल्लभी शासक क्या नाम है जी? वल्लभी शासक, वल्लभी रूलर। इंग्लिश में लिखें तो वल्लभी शासक जिसका नाम है ध्रुव। आप कहेंगे सर ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड यानी कि वल्लभी रूलर। आप ऐसे लिखना कि भैया वल्लभी, वल्लभी, आप ऐसे लिखेंगे कि वल्लभी रूलर, वल्लभी रूलर ध्रुवसेन। कौन माय डियर? आप कहेंगे सर ध्रुवसेन। ध्रुवसेन के साथ किसकी शादी होती है? हर्षवर्धन की बेटी की। अच्छा, आप मुझसे नाम भी पूछेंगे कि हर्षवर्धन की बेटी का क्या नाम था? तो इसकी बेटी के नाम का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। इसकी बेटी के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। रितेश कुमार, कोई बात नहीं बेटा, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना जी। तो हर्षवर्धन मैरिज हिज डॉटर टू द वल्लभी रूलर ध्रुवसेन सेकंड। इंग्लिश वाले बच्चे मैंने वैसे यहां लिखने का प्रयास किया, जो नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन मैरिड हिज डॉटर टू द वल्लभी रूलर ध्रुवसेन सेकंड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया जी। यहां तक आप लोग भैया पढ़ लो, यहां तक आप लोग पढ़ लो जी। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात होती है जी, हर्षवर्धन के समय में एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे पर। हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था जी? हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? या हर्षवर्धन पराजित हो गए थे नर्मदा नदी के किनारे पर? पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय ने हमला कर दिया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हमला करता है, और जब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हमला करता है नर्मदा नदी के किनारे पर, हर्षवर्धन की सेना चतुरांगणी, हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगणी कहते थे। युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया। कौन हार गया? हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे कि भैया पुलकेशिन द्वितीय ने,
आप कहेंगे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया। कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया। किनारे पर पराजित किया। किनारे पर पराजित किया। पराजित किया। चलिए बहुत बढ़िया। पुलकेशिन द्वितीय की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर अटैक किया। क्या किया जी? अटैक किया और हरा दिया। ठीक है जी, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या, ये सारी चीजों का वर्णन कहां पर है? तो आप कहेंगे सर इसका उल्लेख कहां पर है? इस युद्ध का उल्लेख कहां पर है? इसका वर्णन कहां पर है? कहां मेंशन किया गया है इस बारे में? तो आप कहेंगे सर मेंशन किया गया है ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। आप कहेंगे सर ऐहोल प्रशस्ति में। किसमें? ऐहोल प्रशस्ति आप लिख सकते हैं। किसमें? ऐहोल प्रशस्ति में। किसमें? ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं इसको आप लोग? ऐहोल। आप लिखेंगे सर ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति को भैया प्रशस्ति ही लिख लेना, ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है जी, ऐहोल प्रशस्ति में इसका वर्णन है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। अब बात आती है कि सर हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हर्षवर्धन अटैक कर देता है। हर्षवर्धन अटैक कश्मीर, और भैया वहां से भगवान बुद्ध का दांत ले आता है। कश्मीर में भगवान बुद्ध का दांत स्थापित था। वहां से हर्षवर्धन भगवान बुद्ध के दांत को ले आता है और वहां से लाकर भैया संघाराम जो कन्नौज के पास है वहां पर इंस्टॉल कराता है, स्थापित कराता है। ठीक है अंकित राज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ना फ्रेशर बच्चा भी लगाए भैया, फ्रेशर बच्चा भी लगाए। 618, ये एक बच्चा पूछ रहा है ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ है 618 ईस्वी में। कब? 618 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया है। चलिए, हर्ष ने किस पर हमला कर दिया भैया? हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। किस पर? कश्मीर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण कर दिया? तो आप कहेंगे कश्मीर पर आक्रमण किया। तो आप कहेंगे भैया हर्ष या हर्षवर्धन लिख लो, हर्ष लिख लो। हर्ष अटैक्ड, आप कहेंगे सर हर्ष अटैक्ड ऑन कश्मीर। कहां पर हमला किया था जी? अटैक्ड कश्मीर लिख लो भैया। किस पर हमला कर दिया? कश्मीर पर। कि भैया कश्मीर पर किसने हमला किया था? आप बताएंगे भैया कश्मीर पर किसने हमला किया था? कश्मीर पर हर्षवर्धन ने अटैक किया और वहां से क्या लेकर आता है? वहां से सॉरी बच्चों, गौरव जी धन्यवाद। हम बात करेंगे वहां से भगवान बुद्ध का दांत संघाराम में, बुद्ध का दांत लाकर संघाराम में स्थापित किया। संघाराम कन्नौज में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? कन्नौज में पड़ता है। तो कन्नौज में संघाराम में स्थापित किया मतलब यहां पर स्थापित कराया। तो आप कहेंगे एंड इंस्टॉल द टूथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आप कहेंगे एंड इंस्टॉल्ड, आप कहेंगे सर इंस्टॉल द टूथ ऑफ
लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा इन संघाराम, इन संघाराम, संघाराम। ठीक है जी, संघाराम में स्थापित करा दिया। संघाराम कहाँ पड़ता है? नियर टू कन्नौज। ठीक है जी, कहाँ पर पड़ता है? चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। बात आती है सर हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु, की मृत्यु, कि सर हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई थी? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, डेथ ऑफ हर्षवर्धन। आपसे पूछा जाएगा भैया डेथ ऑफ हर्षवर्धन, ऑफ हर्षवर्धन, डेथ ऑफ हर्षवर्धन, कि भैया हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई थी? तो आप कहेंगे सर हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? तो आप कहेंगे 647 ईस्वी में हो जाती है। यहाँ से आगे हम कल कर लेंगे। थोड़ा सा बचा, इसके दरबारी कवि कौन थे, हर्ष की सेना को क्या कहते थे, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, उन पर हम कल प्रकाश डालेंगे। और कल आप लोगों का भैया ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट भी है 12 बजे, तो आप लोग कल जरूर मिलिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो मैं आशा करूंगा क्लास अच्छी लग रही होगी। सभी लोग पढ़ लीजिए। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ कानपुर के पास में है कन्नौज। ठीक है, लखनऊ और कानपुर के बीच में कन्नौज। ठीक है जी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।